हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी एंड कोलैबोरेशन विद विद्या मंदिर क्लासेस सूरत। और आज हम बात करने वाले हैं जेई के इस एक्स्ट्रा टॉपिक की, विच इज कम्युनिकेशन सिस्टम। ये टॉपिक नीट में नहीं है, तो अगर नीट वाले बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो बंद कर दीजिए, आपके काम का नहीं है। जेई वाले बच्चे ये वीडियो देखेंगे, एक छोटा सा चैप्टर है ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम से डील करेगा। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो जो आपका फोन है, आप उसको एक बेसिक कम्युनिकेशन डिवाइस के रूप में मान सकते हैं। क्या होती है उसमें, इज अ सिस्टम which is a setup used in the transmission of information from one place to another। इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। अब ये आज के जमाने में जो है इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं या ऑप्टिकल हो सकते हैं, ऐसे तीन नेचर के ये कम्युनिकेशन सिस्टम्स हो सकते हैं। कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम तीन पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है ट्रांसमीटर, दूसरा कम्युनिकेशन चैनल और तीसरा रिसीवर। ठीक है, फोन से आप अगर बात करते हैं तो फोन एक ट्रांसमीटर की तरह बिहेव कर रहा है। जब आप कॉल कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, तो सैटेलाइट और जो बीच में नेटवर्क का सिस्टम है वो पूरा कम्युनिकेशन चैनल की बात हो रही है, और जो दूसरे एंड पे फोन है वो एक रिसीवर का काम कर रहा है। इसका जो स्कीमेटिक मॉडल है वो यहाँ पे आपको दिखा रखा है। इनपुट सिग्नल जो मैसेजेस हैं वो एक ट्रांसमीटर के थ्रू कम्युनिकेशन चैनल से पास होते हैं, देन रिसीवर तक पहुंचते हैं और आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो इनपुट सिग्नल आप मान सकते हैं आपकी वॉइस है, वो ट्रांसमीटर तक गई, जो माइक्रोफोन आपके फोन में लगा हुआ है कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, फाइनली रिसीवर तक पहुंची उस फोन में, उस मोबाइल फोन के स्पीकर तक, फिर आउटपुट आवाज के रूप में फिर से बाहर आई। तो ये एक चैनल हो गया कम्युनिकेशन सिस्टम का। इसके जो अपने को पार्ट्स पढ़ने हैं, पहला है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, ट्रांसमिट्स द इंफॉर्मेशन आफ्टर मॉडिफाइंग इट इनटू अ फॉर्म सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन। ठीक है, मतलब जैसे आपकी आवाज है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया और उसके बाद उसको ट्रांसमिट किया, ये काम हो गया ट्रांसमीटर का। द की टू कम्युनिकेशन सिस्टम इज टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वोल्टेज और करंट विच कंटेन्स द इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे माइक्रोफोन जो है वो कन्वर्ट करता है स्पीच सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, तो माइक्रोफोन आपका क्या हो गया, ट्रांसमीटर हो गया। सिमिलरली पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं प्रेशर वेरिएशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। जो आप अपने हाथों पे स्मार्ट वॉच बांधते हैं जो आपकी हार्ट बीट वगैरह उसको बताती है, वो भी इसी टाइप से काम करती है। लाइट सिग्नल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं बाय फोटो डिटेक्टर्स। The devices are like microphone, piezoelectric sensors, photodetectors, which convert a physical quantity called information into electrical signals, are known as transducers. Such an electrical signal contains the information to be transmitted. ठीक है, we define a signal as a single valued function of time that conveys the information. This function has a unique value at every instant of time. कोई भी सिग्नल एक सिंगल वैल्यू फंक्शन के रूप में हम दिखाते हैं। जैसे आपने बाइनरी में पढ़ा था तो 0 और 1 की बात करते थे, उस केस में 0 और 1 को आप सिग्नल मानते थे। ऐसे ही कोई भी सिग्नल सिंगल वैल्यूड फंक्शन के रूप में देखा जाएगा और किसी भी टाइम पे उस फंक्शन की एक यूनिक वैल्यू होगी जो उस यूनिक इंफॉर्मेशन को डिनोट करेगी। Most of the speech or information signals cannot be transmitted directly over long distances. These signals have to be loaded or superimposed on a high frequency wave. ठीक है, which acts as a carrier wave. ये carrier waves जो हैं ये इन सिग्नल्स को लेके जा रही हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज मॉड्यूलेशन, और यही हमें यहाँ पे पढ़ना है। हम दो टाइप के मॉड्यूलेशन यहाँ पे पढ़ेंगे, एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, दूसरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। द सिग्नल सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड मॉड्यूलेटेड सिग्नल और वेव। द पावर ऑफ द सिग्नल इज बूस्टेड सिग्नल यूजिंग अ सूटेबल एम्पलीफायर। ठीक है, उस सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है। The modulated signal is then radiated into the space with the help of an antenna called transmitting antenna. ठीक है, यहाँ पे एक अरेंजमेंट आपको दिखा रखा है इससे रिलेटेड। माइक्रोफोन से जो सिग्नल वॉइस आई वो वॉइस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से उसको मॉड्यूलेट किया गया, उसके बाद उसको एम्पलीफाई किया गया और फिर
ट्रांसमीटर एंटीना पे उसको भेजा गया जहां से वो ट्रांसमिट होंगे सिग्नल्स। ठीक है, तो सीधा सीधा जो हम बोलते हैं जो सिग्नल कन्वर्ट हुए वो ट्रांसमिशन के लायक नहीं होते, उनको पहले मॉड्यूलेट करना पड़ता है और एम्पलीफाई करना पड़ता है, उसी के बाद वो ट्रांसमिशन के लायक बनते हैं। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, एक तो कैरियर वेव पे उसको चढ़ाना मॉड्यूलेशन, और उसके बाद एम्पलीफाई करना एम्पलीफायर। ठीक है, दूसरा पार्ट जो आता है वो कम्युनिकेशन चैनल का आता है। द कम्युनिकेशन चैनल carries the modulated wave from transmitter to the receiver. In ordinary conversion, the air through which sound travels from the speaker to the listener serves as the communication channel. अगर आमने सामने दो लोग बैठे हैं तो साउंड जो ट्रैवल कर रहा है वो एयर में ट्रैवल कर रहा है, तो एयर जो है वो कम्युनिकेशन चैनल का बात हो गई। लेकिन अगर फोन की बात हो रही है, इन केस ऑफ टेलीफोन एंड टेलीग्राफी कम्युनिकेशन चैनल इज ट्रांसमिशन लाइंस। जो पहले वाले फोन आते थे उसमें ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू बात जाती थी, which connects the transmitter and the receiver. In radio communication or wireless communication, the free space through which the modulated signal travel serve as the communication channel. ठीक है, तो सैटेलाइट से सिग्नल्स आप भेज रहे हैं, वो जो फ्री स्पेस है वो कैसा काम कर रहा है, यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल का काम कर रहा है। ठीक है, वायरलेस सिग्नल्स है। थर्ड पार्ट आता है द रिसीवर। In the radio communication or wireless communication, the receiver consists of a pickup antenna to pick up the signal, a demodulator to separate the low frequency audio signals from the modulated signals, जो आपने पहले modulation किया था उसको demodulate किया गया फिर से, an amplifier to boost up the suitably the audio signals, and the transducer like loudspeaker to convert the audio signals in the form of electrical pulses into the sound waves. जो अभी इलेक्ट्रिकल पल्सेस आई हैं उनको फिर से साउंड वेव में कन्वर्ट करने के लिए, ये चार चीजें मिलके आपका पूरा रिसीवर बनता है। यहाँ पे दिखा रखा है जो सिग्नल आपको मिले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसमिशन चैनल से, उसको पहले डीमॉड्यूलेट किया गया, फिर उस सिग्नल को एम्पलीफाई किया गया, देन उसको कन्वर्ट किया गया फिर से साउंड के सिग्नल्स में। ठीक है, साउंड वेव्स में उसको कन्वर्ट किया गया ट्रांसड्यूसर लगा के। क्लियर बात यहाँ तक? तो क्या क्या हो गया, एक तो पिकअप एंटीना हो गया जो यहाँ पे लग रहा है। जैसे आप एफएम सुनते हैं अगर, तो आपके फोन में इनबिल्ट एंटीना होता है, या रेडियो अगर आप देख रहे हैं तो उस पर एक एंटीना बना हुआ होता है, कार के ऊपर एक एंटीना होता है, वो हो गया आपका पिकअप एंटीना। एक डीमॉड्यूलेटर जो सेपरेट करता है लो फ्रिक्वेंसी ऑडियो सिग्नल को मॉड्यूलेटेड सिग्नल से, जो आपने मॉड्यूलेशन किया था कैरियर वेव्स पे आपने उसको चढ़ाया था, वो सेपरेशन हुआ। फिर एक एम्पलीफाई किया तो बूस्ट किया जो सुटेबली ऑडियो सिग्नल्स हैं उसको। फिर एक ट्रांसड्यूसर आपने लगाया जो फिर से इलेक्ट्रिकल पल्सेस को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करेगा। ये पूरा मिलके आपका रिसीवर वाला पार्ट बनता है। सेकंड बात करते हैं इसमें एंटीना की। तो जो एंटीना आप यहाँ बात कर रहे थे, एंटीना प्लेज अ वाइटल रोल इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम। इट इज यूज्ड इन बोथ द ट्रांसमिशन एंड द रिसेप्शन ऑफ द रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। ठीक है, जानते हैं हम ये सारी बात। इनफैक्ट एंटीना इज अ स्ट्रक्चर दैट इज कैपेबल ऑफ रेडिएटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रिसीविंग देम एज द केस मे बी। Basically, an antenna is generally a metallic object, often a wire or collection of wires used to convert high frequency current into electromagnetic waves and vice versa. ठीक है, तो एंटीना क्या काम करता है, हाई फ्रीक्वेंसी करंट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करता है। Thus, a transmitting antenna converts electrical energy into electromagnetic waves, whereas a receiving antenna converts electromagnetic waves into electrical energy. Clear बात? Apart from their different functions, transmitting and receiving antennas behave identically, that is, their behavior is reciprocal. When a transmitting antenna is held vertically, the electromagnetic waves produced are polarized vertically. ठीक है, a Hertz antenna is a straight conductor of length equal to half the wavelength of the radio signals to be transmitted or received. ठीक है, कैसा हो गया, हर्ट्ज एंटीना कैसा था, स्ट्रेट कंडक्टर था, कितनी लेंथ का, इक्वल टू हाफ द वेवलेंथ ऑफ रेडियो सिग्नल्स, बहुत छोटा सा होगा ये, सोच रहे हैं आप, टू बी ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड दैट इज लैम्डा बाय 2। उसके बाद मार्कोनी का एंटीना उन्होंने क्या बताया, इज अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ इक्वल टू अ क्वार्टर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो सिग्नल्स, मतलब और छोटा कर दिया, लैम्डा बाय 4। इट इज हेल्ड वर्टिकल विद इट्स लोअर एंड टचिंग द ग्राउंड. The ground provides a reflection of the voltage and current distributions set up in the antenna. The electromagnetic waves emitted from Marconi antenna ground system are the same as those emitted from the Hertz antenna, which is not grounded.
The design of an antenna depends on the frequency of carrier wave, directivity of the beam, etc. कॉमन टाइप के एंटीनास कौन कौन से हो गए? एक डाइपोल एंटीना, ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स में काम आता है, इसको ओमनी डायरेक्शनल भी कहते हैं, हर डायरेक्शन में ये सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है, डाइपोल एंटीना। दूसरा आता है डिश टाइप एंटीना, ये एक डायरेक्शनल एंटीना होता है। such antenna has a parabolic reflector with the active element called the dipole or horn feed at the focus of the reflector. The dish type antenna can transmit waves in a particular direction. Also, it can receive only those waves which are directed towards it. ठीक है, ये आपके घरों पे जो आप डिश टीवी लगाते हैं बिल्कुल ये वैसा ही है। For transmission, the signal is fed to the active element which directs it onto the reflector. The signal is then transmitted in the form of a parallel beam, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, for reception, the waves directed towards the dish are reflected on the active element, which converts them into electrical signals. The dish type antennas are commonly used in radar and satellite communication. बात आती है मैसेज सिग्नल्स की। Message signals are electrical signals generated from the original information to be transmitted using an appropriate transducer. जैसे आपने साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मैसेज सिग्नल्स कहलाते हैं। A message signal is a single valued function of time that conveys the information. This function has a unique value at every instant of time. These signals are of two types, analog and digital. Analog क्या होते हैं? Analog signal is that in which current or voltage value varies continuously with time. In the simplest form of an analog signal, amplitude of the signal varies sinusoidally with time. जिसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से, equal to E naught sin omega t plus phi. E naught maximum value of voltage हो गया, called the amplitude, and t is the time period given by 2 pi by omega. Omega हो गई यहाँ की angular frequency. Phi जो है वो phase angle को represent करता है, जो हमने simple waves पढ़ी थी बिल्कुल वैसा ही है ये। Such signals can have all sorts of values at different instances, but these values shall remain within the range of maximum value plus E naught and minus E naught. तो ये हो गया आपका एनालॉग सिग्नल। इसको आप बता सकते हैं इस तरीके से, किसी भी वेव की तरह साइनोसॉइडल वेव, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और ओमेगा यहाँ दिखा रखा है। इसके एग्जांपल्स जो होते हैं वो स्पीच, म्यूजिक या साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क, वाइब्रेशन इन लाइट इंटेंसिटी, ये सारे analog signals हैं. These are converted into current या voltage variations using suitable transducers. The information bearing signals are called baseband signals. ठीक है, second आते हैं digital signals. A digital signal is a discontinuous function of time. Is contrast to an analog signal. ये क्या है? Is a discontinuous function of time. वो एक continuous function of time था, जैसे आपने sin omega t plus phi लिखा था, ये discontinuous function of a time है, wherein current or voltage value varies continuously with time. Such signals is usually in the form of pulses. कैसे फॉर्म में होते हैं? पल्सेस की फॉर्म में। एनालॉग सिग्नल आपने देखा एक पूरी वेव की फॉर्म में चल रहा था, जबकि डिजिटल सिग्नल पल्सेस की फॉर्म में होते हैं। Each pulse has two levels of current or voltage represented by 0 and 1. 0 of a digital signal refers to open circuit, मतलब कुछ पास नहीं हो रहा, कोई करंट पास नहीं हो रहा. 1 of a digital signal refers to closed circuit. 0 is also referred to as no or space, and 1 is referred to yes or mark. Both 0 and 1 are called bits. इन्हीं से आप फिर आगे बाइट्स बनाते हैं, फिर आगे MBs and KB, MB और GBs बनते हैं. A typical digital signal जो है यहाँ पे दिखा रखा है आपको, पल्स राइज हुआ, पल्स फॉल हुआ, फिर पल्स राइज, पल्स फॉल, पल्स राइज, पल्स फॉल, ये चीजें यहाँ पे चलती हैं. पल्स ड्यूरेशन दिखा रखा है. पल्स की फॉर्म में सिग्नल्स चलते हैं. जब पल्स यहाँ पे बिल्कुल बेस पे है तो 0 सिग्नल है, जब टॉप पे है तो 1 सिग्नल जाएगा यहाँ से. पल्स का एम्पलीट्यूड कितना टॉप तक ये गया, कितना राइज हुआ, दिस इज पल्स एम्पलीट्यूड. इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपन देखते हैं. क्या क्या हो गई कैरेक्टरिस्टिक? एक तो पल्स एम्पलीट्यूड हो गया, एक पल्स ड्यूरेशन हो गया या पल्स विड्थ भी इसको कहते हैं, एंड पल्स पोजीशन रिप्रेजेंट द टाइम ऑफ राइज एंड द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द पल्स एम्पलीट्यूड. ठीक है, ये सब तीनों इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई. पल्स एम्पलीट्यूड कितना राइज किया, पल्स ड्यूरेशन कितनी देर तक राइज रहा, और
पल्स पोजीशन किस टाइम पे ये राइज हुआ और किस टाइम पे फॉल हुआ, ये होगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स. Examples of digital messages are letters printed in this book, listening to any data, output of a digital computer, electronic transmission of a document at a distance place via telephone, fax, etc. ये सारे जो हैं वो digital messages में आते हैं. An analog signal can be converted suitably into a digital signal and vice versa. As stated above, a digital signal is represented by binary 0 and 1 called bits. A group of bits is called a binary word or byte. A byte made of 2 bits can give 4 code combinations. 2 से आप 4 बना सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1. ऐसे ही सोचिए आप और आगे क्या क्या बनाए जा सकते हैं. अगर मान लीजिए 3 आप ले लेते हैं 0 0 1, तो इसके साथ आप और कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं. मान लीजिए 1 1 0 ले लिया, इसके साथ और कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं. ऐसे जैसे जैसे आप नंबर ऑफ बाइट्स बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे कॉम्बिनेशंस भी बढ़ते रहेंगे. टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम. There is no unique way of classifying communication system. However, for the sake of convenience, we can classify them broadly on the basis of किस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं. तो नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स, दूसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तीसरा टाइप ऑफ ट्रांसमिशन चैनल यूज्ड एंड चौथा टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन एम्प्लॉयड. ठीक है. अगर बात करें नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स, तो या तो स्पीच ट्रांसमिशन कर सकते हो एज इन रेडियो, या पिक्चर एज वेल एज स्पीच ट्रांसमिशन एज इन टेलीविजन, फेस स्माइल ट्रांसमिशन एज इन फैक्स, एंड डेटा ट्रांसमिशन एज इन कंप्यूटर्स. तो नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उस पर बेस्ड ये ट्रांसमिशन हो सकते हैं. मोड ऑफ ट्रांसमिशन पे बात करें तो एनालॉग कम्युनिकेशन हो सकता है, डिजिटल कम्युनिकेशन हो सकता है. एनालॉग में क्या है, वेयर द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज एनालॉग, द कैरियर वेव मे बी साइनोसॉइडल और इन द फॉर्म ऑफ पल्स. फॉर एग्जांपल इन टेलीग्राफी, टेलीफोनी, रेडियो नेटवर्क, रडार, टेलीविजन नेटवर्क, टेलीप्रिंटिंग, टेलिक्स, ये सब एनालॉग सिग्नल्स एनालॉग कम्युनिकेशन पे काम करते हैं. डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करें तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज इन डिजिटल नेचर. फॉर एग्जांपल फैक्स, मोबाइल फोन नेटवर्क, ईमेल, teleconferencing, telemetry, communication satellites and global positioning system are all digital communication satellites systems. ठीक है. अगर ट्रांसमिशन चैनल की बात करें तो या तो लाइन कम्युनिकेशन हो सकता है या स्पेस कम्युनिकेशन हो सकता है. लाइन कम्युनिकेशन में मतलब 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन हो, या कोएक्सियल केबल ट्रांसमिशन हो, या ऑप्टिकल फाइबर केबल कम्युनिकेशन हो जो आप इंटरनेट यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर वाला, या स्पेस कम्युनिकेशन हो सकता है जो आप फोन में इंटरनेट यूज करते हैं वो वाला. ठीक है. तो कम्युनिकेशन या तो लाइन कम्युनिकेशन या स्पेस कम्युनिकेशन, इस पे बेस्ड आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं. या फिर आप कर सकते हैं बेस्ड ऑन टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन. मैंने बताया था 2 टाइप की मॉड्यूलेशन हम यहाँ बात करने वाले हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और एक तीसरा होता है फेज मॉड्यूलेशन. ठीक है. तो शुरू करते हैं. अच्छा, फॉर पल्स कैरियर वेव्स द मोड्स ऑफ मॉड्यूलेशंस आर, क्या क्या हो सकते हैं. एक तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो सकता है, पल्स टाइम मॉड्यूलेशन हो सकता है. इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएंगे, एक तो पोजीशन, एक विड्थ और एक ड्यूरेशन, इन तीनों का मॉड्यूलेशन. और एक चौथा हो सकता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन. ये सारी बातें अपन आगे देखते हैं. ओके. अब एक कम्युनिकेशन मॉड्यूलेशन की जरूरत क्या पड़ी इस बारे में बात अगर करें. सपोज वी विश टू ट्रांसमिट एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द ऑडियो फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी की रेंज दे रखी है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज. Over a long distance, we cannot do it so as because of the following reasons. Size of the antenna or aerial. An antenna or aerial is needed both for transmission and reception. Each antenna should have a size comparable to the wavelength of the signal, at least lambda by 4 in the size, so that time variation of the signal is properly sensed by the antenna. ठीक है. अगर ऑडियो फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल है वो फ्रीक्वेंसी अगर 15 किलोहर्ट्ज की है तो वेवलेंथ इसकी कितनी हो जाएगी. वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं c बाय लैम्डा से. c बाय लैम्डा की करस्पॉन्डिंग आपकी फ्रीक्वेंसी आई, लैम्डा आया 20,000 मीटर्स. अब अगर इसके करस्पॉन्डिंग आपको लेंथ ऑफ द एंटीना चाहिए तो 5,000 मीटर्स का एंटीना आपको चाहिए. सोच रहे हैं आप 5 किलोमीटर ऊंचा एंटीना आपको लगाना पड़ेगा. प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है. इसीलिए we need to use high frequencies for transmission. जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसके हिसाब से लैम्डा
की वैल्यू कम मिलेगी, लैम्डा की वैल्यू कम मिलेगी, तो एंटीना की साइज भी अपने को कम लगानी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे मॉड्यूलेशन जरूरी होता है। इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एंटीना, ये दूसरा केस है। Theoretical studies reveal that power radiated from a linear antenna of length L is proportional to 1 by L square. As high powers are needed for good transmission, मतलब L जो है वो छोटा होना चाहिए, एंटीना लेंथ जो है वो should be small, for which length wavelength lambda should be small और frequency should be high. फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए फिर से मॉड्यूलेशन की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तीसरा जो केस है कि क्यों हम लॉन्ग रेंज पे ट्रांसमिशन नहीं कर पा रहे हैं, mixing up of signals from different transmitters. Suppose many people are talking at the same time, we just cannot make out who is talking what. Similarly, when many transmitters are transmitting baseband information signals simultaneously, they get mixed up and there is no way to distinguish between them. The possible solution is communication at high frequencies and allotting a band of frequencies to each user. हर एक के पास अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी अगर हो तो एक ही चैनल से वो बात कर पाएगा, मिक्सअप यहाँ पे नहीं होगा। दिस इज व्हाट इज बीइंग डन फॉर डिफरेंट रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्ट स्टेशन। तो आप जब एड सुनते हैं रेडियो मिर्ची या 95.4 माई एफएम, तो ये 95.4 क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी का नंबर है। इस फ्रीक्वेंसी पे आप अगर रेडियो को ट्यून करेंगे तो उसका पर्टिकुलर चैनल वो चलेगा। ठीक है, तो हर एक को अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी दे दी, अब वो आराम से उस पर ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, कोई मिक्सअप यहाँ पे नहीं होगा। तो all the three reasons explained above suggest that there is a need for transmission at high frequencies. This is achieved by a process called modulation, wherein we superimpose the audio frequency baseband message or information signals called the modulating signals on a high frequency wave called a carrier wave. तो modulating signals जो आपके signals हैं, electrical pulses हैं, उनको आप carrier wave पे superimpose करते हैं। The resultant wave is called the modulated wave, which is transmitted. ये modulated wave जो है वो high frequency आपको मिलेगी। In the process of modulation, some specific characteristic of the carrier wave is varied in accordance with the information osmosis signal. The carrier wave may be continuous wave or pulse. Continuous sinusoidal carrier wave can be expressed as this, जो हमने पहले भी देखा था analog signal के टाइम पे। Three distinct characteristics of such a wave are amplitude, angular frequency and phase angle. Amplitude, angular frequency and phase angle. Any one of these three characteristics can be varied in accordance with the modulating band, जिसको AF signal कहते हैं, amplitude modulation, giving rise to the respective amplitude modulation, frequency modulation and phase modulation. ठीक है, आप अगर E0 को चेंज करते हैं तो amplitude modulation की बात हो जाएगी, ओमेगा को चेंज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात हो जाएगी, और अगर फाई को चेंज करते हैं तो फेज मॉड्यूलेशन की यहाँ पे बात हो जाएगी। तो आगे सब सारी बातें लिंक हो रही हैं आपको। फेज मॉड्यूलेशन इज नॉट ऑफ मच प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, वी शैल देयरफॉर confine ourselves to the study of amplitude and frequency modulations only. Again, the significant characteristics of a pulse are pulse amplitude, pulse duration और pulse width and pulse position. ये हमने देखा था जब आप पल्स की बात करते थे, तो पल्स का एम्पलीट्यूड कितना था, ड्यूरेशन क्या थी या विड्थ क्या थी, और पल्स की पोजीशन क्या थी। Any one of these characteristics can be varied in accordance with the modulating baseband signal, giving rise to the respective pulse amplitude modulation, pulse duration modulation and pulse position modulation. तो हमें जो बेसिकली यहाँ पे पढ़ना है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे ध्यान देना है ज्यादा। वो किस केस में हो रही है, जब कंटिन्यूअस यहाँ पे वेव्स हैं, कैरियर वेव्स जो हैं या मॉड्यूलेटेड वेव्स जो हैं। सो व्हेन अ मॉड्यूलेटिंग वेव is superimposed on a high frequency carrier wave in a manner that the frequency of modulated wave is same as that of the carrier wave, but its amplitude is made proportional to the instantaneous amplitude of the audio frequency modulating voltage, the process is called एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी, एक तो जो कैरियर वेव है और एक जो मॉड्यूलेटेड वेव है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी तो सेम है, लेकिन अगर एम्पलीट्यूड में इंस्टेंटेनियस वेरिएशन कर दिया गया तो इसे क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। दोनों की इक्वेशन अगर अपन इस तरीके से लिखे हैं, कैरियर वेव के लिए EC लिखा गया है, मॉड्यूलेटिंग वेव के लिए EM लिखा गया है। तो EC इक्वल टू कैपिटल E यहाँ का एम्पलीट्यूड दिखा रहा है साइन ओमेगा CT, और ये दिखा रहा है EM साइन ओमेगा MT। दोनों के फ्रीक्वेंसीज इक्वल कर दें अगर,
So thus in amplitude modulation, amplitude A of the modulated wave is made proportional to the instantaneous modulating voltage EM. तो आप यहाँ लिख सकते हैं this A is equal to EC plus K times EM. K constant of proportionality हो गया. In amplitude modulation, the proportionality constant K is made equal to unity. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में तो ए क्या हो जाएगा टोटल एम्पलीट्यूड EC प्लस EM के बराबर. देयरफॉर मैक्सिमम पॉजिटिव एम्पलीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज गिवन एज EC प्लस EM, या हम EM को लिख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल EM साइन ओमेगा टी. इसको कहते हैं टॉप एनवेलप. अगर मैक्सिमम नेगेटिव एम्पलीट्यूड की बात करें एम वेव के लिए तो हो जाएगा -A व्हिच इज माइनस ऑफ दिस. इसको कहते हैं बॉटम एनवेलप. Then modulated wave extends between these two limiting envelopes and its frequency is equal to the unmodulated carrier frequency. The variation of voltage of carrier wave with time, ठीक है, ये दोनों डायग्राम्स अपन देख लेते हैं जल्दी से. ये कैरियर वेव के लिए टाइम के साथ वेरिएशन दिखा रहा है वोल्टेज का, जबकि ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वेरिएशन दिखा रहा है टाइम के साथ. तो आप देख पा रहे हैं टाइम पीरियड जो है इसका बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है. वेरिएशन जो है वो अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो रहा है, जबकि यहाँ पे वेरिएशन बहुत जल्दी जल्दी हो रहे थे. तो जो चीजें लिखी जा सकती हैं, EM जो आपने लिखा मॉड्यूलेटेड वेव के लिए वो हो जाएगा मैक्सिमम माइनस मिनिमम बाय 2, और E कैरियर वेव के लिए हो जाएगा मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2 के बराबर. अगर ये वाला ग्राफ देखा जाए तो ग्राफ इस तरीके से बनाया जा सकता है EC प्लस EM साइन ओमेगा MT. क्योंकि ये नॉट एग्जैक्टली साइन का ग्राफ नहीं है, ये EC प्लस EM साइन ओमेगा टी का ग्राफ है. तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है. साइन का फंक्शन यहाँ पे चल रहा है, ध्यान से देखें तो ऐसा फंक्शन चलता है, लेकिन बीच में जो वेरिएशन हो रहा है वो इनके करस्पॉन्डिंग आपको मिलने वाला है. ठीक है. In amplitude modulation, the degree of modulation is certified by a term called modulation index or modulation factor or depth of modulation represented by MA. कितना मॉड्यूलेशन किया गया वो MA से डिफाइन होता है. उसका जो वैल्यू होती है इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव. EM by EC आप इसको लिख सकते हैं. EM आपने अभी लिखा था Emax minus E minimum by 2, EC लिखा था Emax plus E minimum by 2. तो रेशियो इस तरीके से लिखा जा सकता है. दिस इज द modulation index or modulation factor या depth of modulation. Modulation index is a number lying between 0 and 1. Often MA is expressed in percentage, is called percentage modulation. Importance of modulation index is that it determines the quality of transmitted signal. When modulation index is small, variation in carrier amplitude will be small. Therefore, audio signals being transmitted will be weak. As the modulation index increases, the audio signal on reception becomes clearer. ठीक है. अगर इसके फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की बात करें AM वेव की, तो ये ग्राफ यहाँ पे बनता है. Amplitude modulated wave consists of 3 discrete frequencies. Of these, the central frequency is the carrier frequency, which has the highest amplitude. The other 2 frequencies are placed symmetrically about it. Both these frequencies have equal amplitudes, which never exceeds half the carrier amplitude. These frequencies are called sideband frequencies. The lower sideband frequency, upper sideband frequency, ये हो गई आपकी carrier frequency. ठीक है. तो ये हो जाएगी FC minus FM. This is FC plus FM. और इनके जो amplitudes हैं वो इस carrier amplitude के half से भी कम रहते हैं हमेशा. लिखा गया है साइड बैंड फ्रीक्वेंसी जो होती हैं FC प्लस माइनस FM के बराबर लिखी जाती हैं. जब लोअर साइड के लिखेंगे तो माइनस लिख लेंगे, जब अपर साइड लिखेंगे तो प्लस लिख लेंगे. अगर बैंड विड्थ देखा जाए तो इन दोनों का डिफरेंस इज द बैंड विड्थ व्हिच इज इक्वल टू 2 टाइम्स FM. सो बैंड विड्थ क्या हो गया यहाँ पे आपके पास, ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज द बैंड विड्थ ऑफ द फ्रीक्वेंसी इन द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. अगर पावर और करंट की बात करें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव में, तो पावर लिखी जाती है V square by 2R, हमने पढ़ाई था हमेशा. तो एवरेज पावर पर साइकिल ऑफ अनमॉड्यूलेटेड कैरियर, तो अनमॉड्यूलेटेड के लिए कैरियर की बात होगी, P कैरियर इज इक्वल टू EC by x square by 2R. R is the resistance of the antenna.
टोटल पावर पर साइकिल इन द मॉड्यूलेटेड वेव ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा आपके पास जो मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स था उसके करस्पॉन्डिंग पीसी 1+ma²/2। अगर आप दोनों का रेशियो लेते हैं तो PT/PC इज 1+ma²/2। लेकिन ट्रांसमीटर जो है उसके करस्पॉन्डिंग आपको मिलता है PT इक्वल टू टोटल के करस्पॉन्डिंग I टोटल स्क्वायर R, जबकि कैरियर के करस्पॉन्डिंग ये था। दोनों की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो मेरे पास दोनों के करंट का रेशियो मिलता है, जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है आपके लिए। टोटल करंट बाय कैरियर करंट इज इक्वल टू √1 प्लस मॉड्यूलेटिंग फैक्टर का स्क्वायर बाय 2। ठीक है। सेकंड आता है आपके पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। व्हेन अ मॉड्यूलेटिंग wave is superimposed on a high frequency carrier wave in such a way that the amplitude of modulated wave is same as that of the carrier wave, but its frequency is varied in accordance with the instantaneous value of the modulating voltage. The process is called frequency modulation. तो यहाँ अगर अपन इक्वेशन लिखें तो कैरियर की अगर इक्वेशन ऐसी है, मॉड्यूलेटेड वेव की इक्वेशन अगर ऐसी है तो लिखा जा सकता है all the signals having same amplitude will change the carrier frequency by the same amount. All signals having same amplitude will change the carrier frequency by the same amount, whatever be their frequencies. All modulating signals of same frequency, say 1 kilohertz, will change the carrier frequency at the same rate 1000 times per second, whatever be their individual amplitudes. The amplitude of the frequency modulated wave remains constant at all times, being equal to the amplitude of the carrier wave. तो अगर f frequency है एक frequency modulated wave की at an instant t and fc जो है वो constant frequency है carrier wave की, तो जो डेविएशन में फ्रीक्वेंसी आता है वो आता है f माइनस fc के बराबर। डेफिनेशन जो कहती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की कि जो डेविएशन है ये इस वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मॉड्यूलेटेड वेव के वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मतलब फ्रीक्वेंसी वेरिएशन इज प्रोपोर्शनल टू em sin ओमेगा t। अगर k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखा जाए तो यहाँ पे डेविएशन लिखा जा सकता है f माइनस fc व्हिच इज k em sin ओमेगा t। यहाँ से अगर फ्रीक्वेंसी देखी जाए मॉड्यूलेटेड वेव की तो कितनी मिल रही है? कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी प्लस दिस इक्वेशन। द डेविएशन विल बी मैक्सिमम व्हेन ये कंप्लीट थिंग इज मैक्सिमम, तो ये कितना हो सकता है मैक्सिमम +-1 के बराबर। यहाँ से अपने को मिलता है मैक्सिमम डेविएशन इज इक्वल टू f max माइनस fc इज इक्वल टू +- KEM। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स यहाँ पे जो आएगा वो आएगा KEM/FM के बराबर। क्लियरली मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स इंक्रीजेस एज मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं। MF is no units, it being ratio of the two frequencies, the instantaneous amplitude of frequency अगर लिखा जाए तो A equal to A0 sin थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे थीटा जो है ये ओमेगा C into T plus delta by FM sin omega m T के बराबर होता है। Omega m is the modulating angular frequency, omega C is the carrier angular frequency. फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम अगर इसके लिए बनाया जाए तो वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा AM के लिए बनता है। आउटपुट ऑफ FM wave consists of carrier frequency and almost infinite number of sidebands whose frequencies are fc +- fm +-2fm +-3fm और ऐसा ही चलता रहेगा। तो sidebands are thus separated by a carrier wave। इनका अगर डिफरेंस देखें तो कितना कितना मिल रहा है आपको? fm मिल रहा है, फिर 2fm, फिर 3fm, इतने पे ये सेपरेटेड रहेंगी। They have recurrence frequency of FM. The number of sidebands depends on the modulation index MF. The number of sidebands increases when frequency deviation delta is increased. The sidebands are disposed symmetrically about the carrier. As the distance of sidebands from carrier frequency increases, their amplitude decreases. अगर बैंडविड्थ की बात करो तो 2n into FM is the bandwidth, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन दोनों का अगर कंपेयर किया जाए तो चलिए कंपैरिजन देखते हैं। एम्पलीट्यूड जो मॉड्यूलेशन किया था आपने AF और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो किया FM, इन दोनों के बारे में, ठीक है, AM और FM के बारे में। तो कुछ एडवांटेजेस जो हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वो यहाँ पे लिस्टेड हैं। एक तो ये कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो होता है उसका ट्रांसमिशन इज फार मोर एफिशिएंट कंपेयर्ड टू AM ट्रांसमिशन। दिस इज बिकॉज एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वेव इज कांस्टेंट।
whatever be the modulation index, ठीक है. Therefore transmitted power is constant. एम्पलीट्यूड से पावर सीधे सीधे रिलेट की जा सकती है. तो अगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, फ्रीक्वेंसी को वेरी किया गया है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, तो पावर यहाँ पे कांस्टेंट रहती है. एम्पलीफायर्स यूज्ड इन एफएम ट्रांसमिशन हैंडल कांस्टेंट पावर एंड आर मोर एफिशिएंट. फर्दर, ऑल द पावर ट्रांसमिटेड इन एफएम इज यूजफुल, whereas in AM transmission most of power goes in the transmitted carrier which contains no useful information. ठीक है, तो कैरियर वेव्स जो आपने बनाई थी उसमें मोस्ट ऑफ द पावर चली जाती है, यहाँ पे वेस्ट हो जाती है, तो वो कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करती, इसीलिए एफएम ट्रांसमिशन जो है वो मोर यूजफुल कहलाते हैं. दूसरा जो इसका रीजन है, एफएम रिसेप्शन इज ऑलमोस्ट इम्यून टू नॉइस एज कंपेयर टू एएम रिसेप्शन. दिस इज बिकॉज नॉइस इज अ फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशन इन ट्रांसमिटेड सिग्नल. और क्योंकि एम्पलीट्यूड एफएम में कांस्टेंट रहता है, कोई वेरिएशन यहाँ नहीं होता, तो नॉइस यहाँ पे नहीं होती. By using amplitude limiters in the FM receivers, we can almost eliminate noise. Noise can also be reduced by increasing the frequency deviation in FM waves, जो कि AM में पॉसिबल नहीं होता. FM ब्रॉडकास्ट जो ऑपरेट करते हैं वो VHF में या UHF में ऑपरेट करते हैं इन फ्रीक्वेंसी रेंजेस में, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, अपर फ्रीक्वेंसी रेंज ऐसे. So where the noise is much less than the MF or HF ranges of the AM broadcast. With the use of space wave in FM broadcast, जब मैंने बोला था communication channel, space wave की बात यहाँ पे हो रही है. Radius of operation is limited to slightly more than the line of sight transmission. This reduces the chances of adjacent channel interference. जैसे आप FM की बात करते हैं तो एक सिटी में उसकी लिमिट होती है, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही उस काम करता है, पास वालों से उसके इंटरफेरेंस की चांसेस यहाँ पे कम हो जाते हैं. The chances of interference reduce further by standard frequency allocation by the International Radio Consultative Committee. जो मैंने बताया था 94.3, अगर आप FM सुनते हैं तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी है जो आप सेट करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी पे वही चैनल आपको सुनाई देगा. This provides a guard band between commercial FM stations. इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के, वो क्या क्या है? The channel width required in FM transmission is almost 10 times as large as needed in AM transmission. Therefore, much wider frequency channel is required in FM transmission. दूसरी बात, equipment used in FM transmission and reception is far more complex than the equipment used in AM transmission and reception. As FM reception is limited to line of sight, the area of reception of FM is much smaller than that of AM. The range of frequencies allotted for commercial FM radios and TV broadcast जो है वो यहाँ पे है. नेचर ऑफ ब्रॉडकास्ट अगर एफएम है तो फ्रीक्वेंसी जो बैंड होता है वो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में होता है. अगर VHF टीवी है तो 47 से 230, और अगर UHF टीवी है तो 470 से 960 मेगाहर्ट्ज के बीच में ये फ्रीक्वेंसी रेंज रहता है. वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, ये दो बातें हैं यहाँ पे. प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे होता है हम पहले भी पढ़ चुके हैं. तो an antenna of the transmitter in communication using radio waves radiates the electromagnetic waves which travel through space and reach the receiving antenna at the other end. ठीक है, जानते हैं हम. Several factors affect the propagation of EM waves and the path they follows. कौन कौन से ऐसे factors हो सकते हैं? तो बात करते हैं अपन ट्रांसमिशन मीडियम की या कम्युनिकेशन चैनल की. Transmission medium or communication channel is a link through which information signal may propagate from the source to the destination without any noise or distortion. It is a sort of electronic roadways along which signal travels. ट्रांसमिशन मीडिया जो होती हैं वो दो टाइप की डिवाइड की जा सकती हैं, एक गाइडेड ट्रांसमिशन, दूसरा अनगाइडेड ट्रांसमिशन. गाइडेड ट्रांसमिशन जो होती है it is that communication medium or channel which is used in signal communication for point to point contact between transmitter and receiver. जैसे आप फोन पे बात करते हैं तो पैरेलल वायर लाइंस हो गए, ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल्स आर गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया. ऑप्टिकल फाइबर्स आर अदर एग्जांपल ऑफ गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया. गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया इज यूज्ड इन लाइन कम्युनिकेशन. अनगाइडेड ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो इट इज दैट कम्युनिकेशन मीडियम व्हिच इज यूज्ड वेयर देयर इज नो पॉइंट टू पॉइंट कांटेक्ट बिटवीन द ट्रांसमिटर एंड रिसीवर. Free space is an example of unguided transmission medium. It is used in space communications and satellite communication. तो कैरेक्टरिस्टिक एंड क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम पे और नेचर ऑफ सिग्नल पे.
तो दो टाइप के कम्युनिकेशन अपने पास यहाँ पे हो गए, एक हो गया स्पेस कम्युनिकेशन और एक हो गया लाइन कम्युनिकेशन। तो मोबाइल वाला स्पेस कम्युनिकेशन हो गया, जो पहले ब्रॉडबैंड चलते थे वो लाइन कम्युनिकेशन पे हो गए। बात करते हैं ग्राउंड वेव की। द एंटीनास should have a size comparable to the wavelength lambda to the signal. तो हमने बोला था lambda by 4 मार्कोनी एंटीना वाली बात। To radiate signals with high efficiency at longer wavelengths या low frequency, the antennas have large physical size and they are located on or very near to the ground. In standard AM broadcast, ground-based vertical the propagation of the signal. The mode of the propagation is called surface wave propagation and the wave glides over the surface of the earth. क्योंकि वो surface पे ही बनाए जाते हैं तो waves यहाँ पे रहती हैं, glide over the surface of the earth. A wave induces current in the ground over which it passes and it is attenuated as a result of absorption energy by the earth. The attenuation of the surface wave increases very rapidly with increase in frequency. The maximum range of coverage depends on the transmitted power and the frequency, जो कि बहुत कम होती है, less than a few megahertz. इसलिए AM waves हम जनरली यूज नहीं करते, FM waves को हम यूज करते हैं इस केस में। Different types of atmosphere and their interaction with the propagating electronic waves, ये बात यहाँ पे बताई गई है। ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर, इन सब के बारे में बात हो रही है। अर्थ सरफेस से कितना ऊपर है तो ट्रोपोस्फियर 10 किलोमीटर। इसमें जो वेव्स एग्जिस्ट, ट्रोपोस्फियर कब एग्जिस्ट करता है, डे और नाइट। इस केस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इंटरेक्शन है उस बारे में बात हो रही है। तो फ्रीक्वेंसीज मोस्ट अफेक्टेड जो होती हैं वो होती है VHF, जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो यहाँ पे मोस्टली अफेक्टेड रहती हैं। अगर डी लेयर की बात करो जो कि पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर है, 65 से 75 किलोमीटर पे ओनली डे टाइम में यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और इसमें जो LF और MF है वो यहाँ पे अफेक्ट होती हैं। ऐसे ही हर एक लेयर्स के लिए यहाँ पे बता रखा है, आप इस टेबल को पढ़ सकते हैं। अगर बिहेवियर की बात करें एटमॉस्फेयर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, तो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एटमॉस्फेयर का बिहेवियर डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू इट्स फ्रीक्वेंसी। द एटमॉस्फेयर इज ट्रांसपेरेंट to electromagnetic waves of visible region of wavelength 4000 to 8000 angstrom, as we can see the sun and the stars through it clearly. हम जानते ही हैं। The electromagnetic wave belonging to infrared region of wavelengths this to this are not allowed to pass through the atmosphere, rather they get reflected by the atmosphere. Ozone layer का यही काम है। The ozone layer of Earth's atmosphere blocks the electromagnetic wave of ultraviolet region. The behavior of Earth atmosphere towards electromagnetic wave of wavelength -3 से higher is of special interest in space communication. The lower part of atmosphere is more or less transparent to electromagnetic waves of wavelength 20 meter and higher used in communication, but the topmost layer does not allow these waves to penetrate but reflect above 40 megahertz. The ionosphere bends any incident electromagnetic wave but dies not reflected back towards the Earth. अगर रेडियो वेव्स की बात करें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम फ्यू किलोहर्ट्ज टू नियरली फ्यू हंड्रेड मेगाहर्ट्ज, मतलब आप बोल सकते हैं 3 किलोहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक, और ये 10⁹ हर्ट्ज। These waves are used in the field of radio communication with reference to frequency range and wavelength range. The radio waves have divided into the following categories. फ्रीक्वेंसी बैंड के हिसाब से आप लिखा हुआ है वेरी लो, लो, मीडियम, हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई, अल्ट्रा हाई, सुपर हाई और एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसीज, ये सारे यहाँ पे रीजंस है। फ्रीक्वेंसी रेंज इनके करस्पॉन्डिंग बता रखी है, इंक्रीज होती हुई है। वेवलेंथ रेंज इसके करस्पॉन्डिंग डिक्रीज हो जाएगी और इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग हम जानते हैं कि एंटीना की जो साइज है वो भी L = λ/4 के करस्पॉन्डिंग ये भी कम होती जाएगी। जो मेन यूज होते हैं इसके क्या क्या है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी का लॉन्ग डिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, low frequency marine and navigational purpose, medium frequency marine and broadcasting, high frequency communication of all types, very high TV, radar, air navigation, ultra high radar and microwave communication, super high radar, radio relays and navigation,
एक्सट्रीमली हाई, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। ये सारे चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करते हैं कि स्पेस वेव का प्रोपगेशन कैसा होता है। इट इज दैट मोड ऑफ प्रोपगेशन इन विच द रेडियो वेव्स emitted from the transmitting antenna reach the receiving antenna through space. These radio waves are called space waves. The space waves are the radio waves of frequency range 54 मेगाहर्ट्ज से 4.2 गीगाहर्ट्ज के बीच में। ये ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक। Therefore, the space waves are used for the line of sight communication. जितना अपन देख पा रहे हैं उस कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे अर्थ का सरफेस हम जानते हैं स्फेरिकल है, तो दो एंटीनास जो आपस में एक दूसरे को देख पाए उसी के लिए आप ये स्पेस वेव यूज कर पाएंगे, क्योंकि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती हैं। As well as for the satellite communication, the space wave propagation is used for television broadcast, microwave link, and satellite communication. Okay. If the frequency of the radio wave is greater, then the waves cannot travel along the surface of the earth as they get absorbed by the earth. Hence their propagation cannot be like ground wave propagation. जैसे frequency बढ़ती है, energy बढ़ती है, उसके बाद उनको ground wave की तौर पे आप propagate नहीं कर पाएंगे, उसे space wave के तौर पे ही propagate करना पड़ेगा. Moreover, these waves cannot be reflected by ionosphere, hence their propagation cannot be like sky wave propagation. The communication through space wave between transmitter and receiver is limited to line of sight path. The line of sight communication is limited by the line of sight distance, the curvature of the earth. ये दो चीजें आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, कितनी डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में और कर्वेचर ऑफ द अर्थ कैसा है। The space wave following the line of sight propagation get blocked at some point by the curvature of the earth, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे थे। DT is called the radio horizon of the transmitting antenna. DM is called the maximum of line of sight. The line of sight distance is that distance between transmitting antenna and receiving antenna at which they can see each other, called range of communication. The range of space wave communication can be increased by increasing the heights of the transmitting antenna and receiving antenna. तो ये height बढ़ाई जा सकती है। अगर आप ये height बढ़ाते हैं तो ये distance भी आपको increase मिल जाएगी, इससे आप range increase कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं sky wave की। The long distance communication can be achieved by ionosphere reflection of radio waves back towards the earth. Sky wave propagation and is used by the short wave broadcast services. The ionosphere is so called because for the presence of the large number of ions or charged particles. It extends from a height of 65 km to 400 kilometers above the Earth's surface. Ionization occurs due to the absorption of the ultraviolet and other high frequency radiations. The ionosphere is further subdivided into several layers, जो हमने उस टेबल में भी देखी थी, the details of which are given in table 3. The degree of ionization varies with height. हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो हाइट के साथ कम होती है। जितनी ज्यादा हाइट पे जाएंगे सोलर रेडिएशन उतनी इंटेंस होती है, but there are few molecules to be ionized. Close to the earth, even though the molecular concentration is very high, radiation intensity बहुत कम होती है, इसलिए आयनाइजेशन फिर से लो हो जाता है। तो जो भी आयनाइजेशन सबसे ज्यादा हो रहा है वो बीच वाली रेंज पे होता है। इंटरमीडिएट हाइट्स पे पीक ऑफ आयनाइजेशन डेंसिटी आपको मिलती है। Ionization layer acts as a reflector for a certain range of frequency, 3 to 30 megahertz. Electromagnetic waves of frequencies higher than 30 megahertz penetrate the ionosphere and escape. ये बनाती हैं आपकी sky waves. The phenomena जो आपके यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं, कुछ इनको पेनिट्रेट करके चली जा रही हैं। The phenomena of bending of EM waves so that they are diverted towards the earth is similar to total internal reflection in optics. स्काई वेव प्रोपगेशन के लिए अगर बात करें तो पहली बात आती है प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी की। प्लाज्मा जो आयोनाइजेशन हो रहा है इससे corresponding plasma frequency is an important parameter in radio communication via ionosphere. The plasma frequency is related to the electron density of a layer of ionosphere by a relation this. The plasma frequency at the peak of the layer is called critical frequency. कितने आयंस वहां पे हैं उसको करस्पॉन्डिंग प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी बनती है। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जो सबसे अपर मोस्ट लेयर पे प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी है उसे क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे।
Highest frequency of radio waves critical frequency हो सकती है, which when sent straight towards the layer of ionosphere gets reflected from the ionosphere and returns to the earth. If the frequency of the radio wave is more than critical frequency, it will not be reflected by the ionosphere. ठीक है, अगर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो रिफ्लेक्ट नहीं होंगी. The critical frequency of a sky wave for reflection from a layer of atmosphere is given by Vc equal to 9 times n max की power half, where n max is the maximum number density of the electrons. तो इसके corresponding आप critical frequency लिख सकते हैं 9 times root over n max. The number density per cubic meter of electron for D, E, F1, F2 जो layers हमने बात करी थी वो इतनी होती हैं, उसके corresponding आप यहाँ पे frequency भी critical frequency भी लिख सकते हैं. ऐसे जो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी होती है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी of radio waves which when sent at some angle towards the ionosphere gets reflected from that and returns to the earth. इसके जो वर्किंग फ्रीक्वेंसी है वो 15% of MUF है. ऐसे जो स्किप डिस्टेंस है ये क्या है, smallest distance between the transmitting antenna and the point RV where the sky wave is fixed frequency. जो स्किप डिस्टेंस की फॉर्मूला है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बाय क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2h. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी हम इसी तरीके से बता सकते हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया. जो लास्ट टॉपिक आपका इस चैप्टर का आता है वो आता है रिलेशन बिटवीन कवरेज डिस्टेंस एंड द हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना. कितनी हाइट का एंटीना से कितना कवरेज मिल सकता है वो चीजें यहाँ पे कवर कर रहे हैं. तो डायग्राम देखते हैं. P से Q तक ये एंटीना आपने यहाँ पे लगा रखा है. इस एंटीना के करस्पॉन्डिंग अगर स्ट्रेट लाइन देखा जाए तो स्ट्रेट लाइन के करस्पॉन्डिंग ये यहाँ से यहाँ तक का आप पूरा एरिया कवर कर पा रहे हैं. ये एरिया अपने को देखना है कि कितना बन रहा है, तो इस बारे में बात करते हैं. PQ is a TV transmitting antenna, ठीक है, of height h located at P on the surface. Due to finite curvature of Earth, TV signal transmitted from Q cannot be received beyond the target points T and S जो हमने यहाँ पे बना रखी थी इस तरीके से. इन दोनों पॉइंट से आगे नहीं जा सकती. The effective reception range of the TV broadcast is essential the region from S to T on Earth which is covered by the line of sight. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि होराइजन की डिस्टेंस SP और TP जो है वो D के बराबर है. This distance is limited by the curvature of Earth, therefore TV signals will be received on the Earth in a circle of radius d. जैसा कि यहाँ डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, अगर यहाँ पे आपने ये एंटीना लगा रखा है और ये जो दो पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये सब कुछ सिमिलर हैं तो ये दोनों डिस्टेंसेस आप D और D लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक. इस सर्कल के रेडियस पे जो यहाँ से आप सेंटर से देखे हैं, इस सर्कल पे ही आपको यहाँ पे मिलने वाला है आपका कवरेज. तो कवरेज कितना मिलेगा उस बारे में अगर बात करें, R रेडियस ऑफ अर्थ है, PQ हाइट ऑफ द टावर हो गया, तो यहाँ से D आपको मिलेगा √2HR के बराबर. आप देख सकते हैं दिस इज H, दिस इज R, और ये D आपको कैलकुलेट करना है 90 डिग्रीज है, उसके करस्पॉन्डिंग आप बता सकते हैं. D की वैल्यू आएगी √2HR के बराबर. D एक बार मिल गया तो आपको एरिया मिल जाएगा पाई D स्क्वायर से पाई 2RH के बराबर. तो ये तो हो गया अर्थ का एरिया जो आपको यहाँ पे इस एंटीना H हाइट से कवर हो रहा है. अगर आपको पॉपुलेशन कवर करना है तो अपन अर्थ की एक एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी देख सकते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग अपन कितनी पॉपुलेशन कवर हुई वो भी निकाल सकते हैं. Hence maximum line of sight distance between two antennas will be calculated as follows. कितना मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है इनमें, तो DM अपने को निकालना है. तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर देखूंगा HT अगर इसकी हाइट है और HR ट्रांसमिटिंग और रिसीवर अगर ये दो हाइट्स हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एरिया ये कवर कर रहा है उसका D निकाल सकते हैं √2R HT से. और इसके लिए अगर D देखेंगे तो √2R HR से देखा जा सकता है, जैसे आपने यहाँ भी देखा था. उसके करस्पॉन्डिंग आपको मैक्सिमम डिस्टेंस मिल सकती है दो एंटीनास के बीच में, लाइन ऑफ साइट की डिस्टेंस ही होगी. तो मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीनास DT रेडियो होराइजन ऑफ ट्रांसमिटिंग एरिया, DH हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना. ये सारी बातें यहाँ पे लिखी जा सकती हैं. एक एग्जांपल है इससे रिलेटेड, जल्दी से देख लीजिए. A transmitting antenna
at the top of a tower has a height 32 meters. Transmitting antenna की height दे दी, and height of receiving antenna is 50 meters. What is the maximum distance between them for satisfactory communication in the line of sight mode? Radius of Earth आपको दे रखी है ये. हमने अभी देखा कि transmitting के corresponding √2r ht और receiving के corresponding √2r hr. इन दोनों का सम टोटल डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हो जाएगी. जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आता है 45.5 किलोमीटर्स. मतलब इन दोनों को आप इतना दूर लगा सकते हैं जिससे कि बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के सिग्नल ट्रांसमिट हो पाएंगे. ठीक है, ये आपका कम्युनिकेशन सिस्टम वाला चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है. इसी के साथ आपका जेई का सिलेबस कंप्लीट होता है. अब अपन शुरू करेंगे रिवीजन क्लासेस, जिसमें अपन बात करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की. ठीक है, तो शुरू करते हैं उनको अपन नेक्स्ट वीडियो से. तब तक के लिए बाय बाय.